यहाँ पधारे सभी अतिथिगण और मेरे सामने डायस पे बैठे ऑफ द डायस बैठे डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड परिवार के सदस्यगण और स्पेशली पवन और उनके ब्रदर और उनके पूजनीय पिताजी। मैं तहे दिल से आज ये फील कर रहा हूँ कि हम भारत सरकार में बैठकर कई बार पॉलिसीज बनाते हैं, कई चीज़ें सोचते हैं, पर आज जो भी एक छोटी सी चलचित्र देखा या प्रेजेंटेशन देखा उससे ऐसा लगा कि हम जो सोच रहे हैं उससे आगे भी कई लोगों ने कई काम किए हुए हैं। और विशेष रूप से जब मेरे को पवन ने फ़ोन किया, पवन गोदारा ने और उनके ब्रदर ने, कि सर हम चाहते हैं आप यहाँ आए, आप जयपुर से हैं, तो मुझे लगा पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या करते हैं, कितना बड़ा ग्रुप है, क्योंकि भारत सरकार में महानिदेशक के पद पे कार्य करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि आप कहीं जाते हैं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। कई बार जनरली लोग आपको चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑनर्स के लिए बनाते हैं कि वो आपसे कोई सब्सिडी, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहते हैं। पर मुझे लगा कि जिस तरह का काम जो पवन कर रहा है या उनके ब्रदर कर रहे हैं या डोगमा सॉफ्टवेयर लिमिटेड कर रही है, वो वही चीज़ है जो हम लोग सोच रहे हैं या हम करते आए या करना चाह रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं राजकॉम में, राजस्थान सरकार में प्रबंध निदेशक था राजकॉम के अंदर, तो हमने यहाँ पे एक जन मित्रा, ई मित्रा एक स्कीम चालू की और जिसका बेसिक पर्पज़ यही था कि जो गांव के लोग हैं, जो दूर स्थानों पे लोग रहते हैं, उनको यदि कोई दुविधा है, कोई शिकायत है सरकार से, तो वो जन मित्रा के माध्यम से अपना ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं और वो ग्रीवेंस धीरे धीरे एक बार कलेक्टर के ऑफिस में जाएगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। उसी तरह स्कीम चालू की जिसमें हमने बिजली के बिल, पानी के बिल, इस तरह की कई जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं होती हैं उनका पेमेंट चालू किया, जो बनते आज की तारीख में करीब 200 से 250 सुविधाएं दे रहे हैं। और मुझे याद है कि उसको बनाने के लिए जो धन और जो शक्ति हमारे लगानी पड़ी वो हमारे लिए सोचने लायक, मतलब हम सोच नहीं पा रहे थे। पर जो काम एक डोगमा ने कभी काम किया, पूछा जाए किसी टीचर से, जैसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ था भारत सरकार में, मुझे याद है कपिल सिब्बल साहब उस वक्त माननीय मंत्री थे और जब 30 जनों में से उन्होंने 3 जनों को सिलेक्ट किया कमेटी ने, फाइनली कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मैं उन तीनों कैंडिडेट से भी मिलना चाहता हूं, क्योंकि भारत सरकार में एक सिस्टम होता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, मैं भी एक था उन 3 कैंडिडेट्स में जो इंटरव्यू देखिए 30 में से निकला था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप में और जो बाहर 2 सज्जन बैठे हैं इनमें क्या डिफरेंस है। बड़ा अजीब सा सवाल था मेरे लिए, मैं सोच नहीं पा रहा था क्या जवाब दूँ। मैंने कहा साहब मैं इन दोनों को तो जानता नहीं हूँ, बट इतना जरूर जानता हूँ कि एक किसी कॉलेज के डायरेक्टर हैं और एक कोई डिफेंस के ब्रिगेडियर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैंने साहब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि यदि किसी से कहा जाए कि ब्लैक बोर्ड पे मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, मुझे लगता है कि शायद यदि आप में से किसी ने कभी पढ़ाने का काम किया हो तो मेरे हिसाब से मोटरसाइकिल ब्लैक बोर्ड पे चलाने के लिए सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे। 2 पहिए बनाएंगे, एक्सीलेटर बनाएंगे, क्लच बनाएंगे और एक चाबी का होल बनाएंगे, कहेंगे चाबी डालिए, क्लच दबाइए, एक्सीलेटर दबाइए, मोटरसाइकिल चल गई। पर साहब यदि यही चीज़ उनको से कहा जाए कि आप इसको रोड पे चलाइए, मुझे लगता है कि कम से कम 2 दिन तो उनको छेद देखने में लगेगा कि मोटरसाइकिल में चाबी कहाँ डालनी है। मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है, मुझे पढ़ाना नहीं आता होगा, पर मुझे पता है। मुझे आज जो पवन की और इनकी बात लगी सुनने पे, ये लगा कि जो भारत सरकार की जो ड्राइव, जहाँ पे मैं महानिदेशक रहा 5 साल तक और जहाँ हमने उसकी ग्रोथ 100 करोड़ से 350 करोड़ रुपये की, मुझे लगा कि वो जो स्कीम भारत सरकार लेके आई थी, जहाँ पे कि कोई भी 10th पास बच्चा, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए नहीं जाए, परंतु कम से कम नॉन फॉर्मल कोर्सेज कर सकते हैं। और वो एक, क्योंकि पवन ने वहीं से एक B लेवल का कोर्स किया जो कि एक इंजीनियरिंग के से टफ कोर्स माना जाता है। आज की तारीख में बीटेक करना आसान है, परंतु B लेवल कोर्स, O लेवल का, A लेवल का कोर्स करना टफ है। वो कोर्स किया। मुझे लगा कि एक तो भारत सरकार का वो सोच अच्छा रहा
कि हम नॉन फॉर्मल सेक्टर में काम कर सकते हैं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। और यही एक कारण है कि आज की तारीख में चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के, उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, सभी का ये सोच है। और जिस तरह आपने सुना होगा जो हमारे एमएलए साहब ने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, और आज की तारीख में देश संसार के अंदर जो हमारी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसमें हमारा करीब 60% यूथ पॉपुलेशन में आता है। इसका मतलब ये है कि हम वर्किंग पॉपुलेशन में है 15 साल से लेके 50 साल तक। और ये हमारे पास जो एक यूथ पॉपुलेशन का जो टाइम है, ये हमारे पास एक लिमिटेड है। हो सकता है 10 साल बाद हम यूथ पॉपुलेशन की डेफिनेशन में कवर ना हो पाए, हम वर्किंग पॉपुलेशन की डेफिनेशन में कवर ना हो पाए। इसके लिए यदि हम इन 10 सालों में, इन 12 सालों में यदि हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, तो हो सकता है जिस तरह आईटी के क्षेत्र में हमारे देश को जाना जाता है, उस तरह बाकी के क्षेत्र में भी हमें जाना जा सकता है। बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडियंस के लिए कहा जाता है, इंडियंस के साथ सबसे बड़ी 3 चीज़ जो हैं, जो कि आप लोगों ने भी देखा कि हम जुगाड़ करने में बहुत माहिर होते हैं। आप कभी फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कभी 3 टायर में भी ट्रैवल करते हैं, कभी आप फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं, और कभी कभी आपको यदि मौका लगे या आपके साथ आपको कोई परिस्थिति ऐसी लगे तो आप मालगाड़ी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमें सबसे बड़ी एक जो खूबी है अडेप्टेशन, हम हर चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी है जेनेटिकली हम लोगों की मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं। हम आपने देखा होगा हम बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है हमारी, हम हर वक्त बार्गेन करते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी है हमारी, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। और तीसरी चीज़ है कि बाकी देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन है, जो एक टोन है, वो बाकी कंट्रीज जो हैं, चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश, इनसे ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए हमारे जो देश के युवा हैं वो आईटी के क्षेत्र में काफ़ी काम कर पाए। परंतु ऐसा लगता है कि यदि हम स्किलिंग के कोर्स में या स्किलिंग के क्षेत्र में भी काम करें, तो जैसा पवन ने अभी बोला, ये फैक्ट है कि आज की तारीख में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सभी के सामने सबसे बड़ी जो समस्या नज़र आ रही है वो है एम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि जिस तरह हमारी युवा पीढ़ी, हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, यदि इनको कोई काम नहीं मिलता है, यदि ये कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक हमारी जो मैन पावर है, जो हमारी एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो बेसिकली मिसयूज हो सकती है। और इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारें स्किलिंग पे काम कर रही हैं। और इसी कारण आज की तारीख में सरकार ने एक निर्णय लिया कि आपको किसी बीटेक की, बी की या कोई फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आज की तारीख में आप बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भी ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आज की तारीख में स्किलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत के जो आप एक डिग्री प्राप्त करते हैं। और मुझे स्पेशली ऐसा लगा सुनने के बाद, देखने के बाद, कि जो पवन ने और उनके ब्रदर ने, श्याम ने जो एक काम किया है, डेफिनेटली एक हमारे लिए ये लैंडमार्क है। और ये बेसिकली मुझे लगता है शायद ये लोग अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाए, ये बात राज्य सरकार को या भारत सरकार को नहीं बता पाए। यदि मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं इसको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वो एक स्टोरी है, ये एक वो स्टोरी है जो रियली में और लोगों को प्रोत्साहित करेगी। और ये फैक्ट है कि इनको देख के ऐसा लगा मेरे को, मैं भी बढ़ रही ये सोच रहा था कि यार जब ये लोग इतना कर सकते हैं, तो हमने इतनी हाईली क्वालिफाइड डिग्री ली, और बच्चे डिग्री लेते हैं, वो इससे बढ़िया कर सकते हैं। मतलब आज की तारीख में आप देखिए कि ये लोग एक जॉब क्रिएटर बन गए हैं, लोगों को जॉब दे रहे हैं। जॉब देने का मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं, लोगों में कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है। आज की तारीख में आप ये सोचिए कि इन्होंने इस भ्रांति को दूर कर दिया कि आईएम्स में या एमबीए करने से आप बिजनेसमैन बनते हैं। यदि ऐसा होता तो हर आईआईटी का, हर आईएम का प्रोफेसर आज की तारीख में जो है बिरला टाटा होता। उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरत है आप में जुनून, काम करने की इच्छा, काम करने की क्षमता। और इस बात के लिए मैं पवन के और श्याम के जो मदर फादर हैं उनको ज़रूर स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। देखिए आज की तारीख में क्या है, जो जैसा कि एमएलए साहब ने कहा, एक हमारी मानसिकता बन गई है। हमारे जो युवा हैं
उनमें एक ये मानसिकता हुई है कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है, पक्की पकाई तनख्वाह मिलेगी, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, पूरी मेहनत नहीं करेंगे, ऊपरी कमाई कर लेंगे। ये मानसिकता हमें अब दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास नौकरियों की कमी आ चुकी है। क्योंकि सरकार या तो नौकरी दे दे या उस पैसे को, उस धनराशि को बाकी काम में लगा के बाकी ग्रोथ कर सके। इसके लिए आज की तारीख में ये मैंडेट हो गया है, यदि हमें अपने देश के प्रति कोई भावना है, देश के प्रति सोचना है, या हमारे में कोई ये है कि हम देश के लिए कुछ करें, हमें सबको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, चाहे छोटा एंटरप्रेन्योर बने चाहे बड़ा एंटरप्रेन्योर बने। और दूसरी बात ये हमें एक मन में निकालना पड़ेगा कि किंग इज किंग, वेदर इज ए किंग ऑफ नेपाल और इज ए किंग ऑफ यूएसए। इसके लिए चाहे एंटरप्रेन्योर छोटा हो चाहे बड़ा हो, एंटरप्रेन्योर होता है, ये हमें कभी मन में नहीं रखना चाहिए। जैसा मैं जो देख रहा था, एक छोटी सी दुकान से आपने धीरे धीरे सोच लिया, बड़ा किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह ये परिवार की तरह लोगों को बांध के चल रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जितनी भी प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उनमें भी ये संस्कृति नहीं होती। वहाँ भी हम किसी को हायर करते हैं, और जब हम कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ का या अपनी टीम का या परिवार के सदस्यों का की ऑनरशिप लाके कोई भी कार्रवाई करते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डेफिनेटली सक्सेस ज़्यादा होती है। आपने देखा हो कि आज पहले ज़माने में जब शादी हुआ करती थी तो चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इन सबको कुछ ना कुछ काम दिया जाता था, और कभी कोई खाना बनाने का काम कर रहा है, कोई बारात को रिसीव करने का काम कर रहा है। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों के पास समय नहीं है, लोग व्यस्त होते गए, लोगों के पास मनी पावर आ गया, परंतु जो मज़ा उस ज़माने की शादी में आया करता था, जो वो चीज़ आप लोगों ने कईयों ने देखी भी नहीं होगी। यदि आप कभी अपने मम्मी पापा से या बड़े बहन भाई से पूछेंगे, आपको पता लगेगा कि जैसा कि पवन ने कहा कि आज की तारीख में लोगों को शादी में जाने का समय नहीं है। उसका कारण एक ये भी रहा कि लोगों में अपनापन खत्म हो गया। और जिस इंडस्ट्री में यदि आपका जो क्रिएटर है और जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, यदि उनके बीच में एक जुगाड़ लगाव रहता है, आपस में वार्तालाप चलता है, मेरे हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो सपना इन्होंने लिया है कि हम 20 लाख युवाओं को, 20 लाख लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप बनाएं और उनको साथ अपने साथ जोड़ें, ये बड़ी दूर की चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहीं के लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की हैं, और आज की तारीख में जैसा आपने पहले जैसा किसी ने आपको बताया कि आज की तारीख में भी 36% आईटी इंडस्ट्री में इंडियंस काम करते हैं वर्ल्ड की, और आज की तारीख में मेजर कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भी इंडियंस हैं। कहने का मेरा मतलब यही है, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से, कि जो युवा डगमा इस सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, इनको आप और बेहतर कर सकते हैं, आम जनता का कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो सपना देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और भी नेता लोग या माँ बाप लेके बैठे हैं कि बच्चा हमारा कुछ जनरेट कर सके, कुछ इनकम कर सके, खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, वो डेफिनेटली किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से यदि जितने भी लोग यहाँ जो दूर दूर से आएँ, ये एक बहुत बड़ी खूबी रही जो मुझे अच्छी लगी सबसे बढ़िया, कि पैन इंडिया प्रेजेंस है। आज की तारीख में आपको लोकल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब पैन इंडिया प्रेजेंस में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली लगता है कि मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं, जो भी टीम इसमें है, परिवार में है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से इसको चला रही है। और मैं इन्हीं शब्दों से पुनः पवन गोदारा के ब्रदर और स्पेशली उनके मदर फादर, उनको यही कह सकता हूँ कि यदि आपको कोई और सपोर्ट चाहिए, कुछ और इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ हैं। और मैं पर्सनली इस चीज़ से कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आगे लेवल पे प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि हम CSC में जो बात कर रहे हैं 2.5 लाख CSC, 3 लाख CSC, हम जानते हैं जो CSC हम चला रहे हैं कंट्री के अंदर, कॉमन सर्विस सेंटर, उसको चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं, कितने तरीके के उसमें डिफ़ॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। यदि इसको आप लोगों ने मैनेज किया हुआ है तो डेफिनेटली सरकार को भी आपके मैनेजमेंट से, आपकी तरीके से, कलाओं से सीखने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका आभार। थैंक यू।